नमस्कार, प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमिता तिवारी। आज प्राइम टाइम की शुरुआत देश में बदले मौसम के मिजाज की डराने वाली तस्वीरों के साथ करते हैं। शनिवार से लेकर आज तक यानी कि 5 दिनों से देश के 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश तौकते तूफान के तांडव से कांप रही थी। तूफान तो फिलहाल गुजर गया है, लेकिन महाराष्ट्र और गुजरात के इलाकों में तबाही की छाप छोड़ गया है। साथ ही तूफान के आफ्टर इफेक्ट ने पूरे उत्तर भारत को अलर्ट मोड पर ला दिया है। आप भी देखिए देश में वेदर अलर्ट की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तौकते की ताकत से थर्राया हिंदुस्तान। समंदर से लेकर आसमान तक कुदरत ने बदला रंग। सात राज्यों पर तूफान ने बरपाया कहर। आधे हिंदुस्तान पर तौकते के आफ्टर इफेक्ट का असर। मुंबई, अहमदाबाद, नाडियाद, दिल्ली, लखनऊ, आगरा, देश के 7 राज्यों में शनिवार से लेकर मंगलवार रात तक तौकते तूफान ने अपना रौद्र रूप दिखाया। केरल, कर्नाटक, गोवा, दमनदीप, महाराष्ट्र और गुजरात में तौकते साइक्लोन ने जबरदस्त तबाही मचाई। दर्जनों लोगों की मौत हो गई। एक तरफ तूफान के गुजर जाने के बाद भी तबाही के निशान बाकी हैं, दूसरी तरफ देश के कई राज्यों और शहरों में तौकते की वजह से मौसम पूरी तरह करवट ले चुका है। गुजरात में तौकते की मार। मंगलवार को गुजरात में तौकते तूफान ने जमकर कहर बरपाया। मंगलवार शाम से लेकर बुधवार सुबह तक तौकते ने अहमदाबाद में लोगों को डरा रखा है। एक 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं ने ऊंची ऊंची इमारतों में लगे शीशों को जमींदोज कर दिया। तेज बारिश की वजह से शहर में कई जगहों पर जल जमाव से भी लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तूफान और बारिश की वजह से कोविड मरीजों का इलाज कर रहे अस्पतालों को भी डर और नुकसान का सामना करना पड़ा। अहमदाबाद के एक कोविड केयर सेंटर के अंदर से ली गई इन मोबाइल तस्वीरों को देखिए। आपको तौकते की ताकत और लोगों पर बीते डर का एहसास हो जाएगा। तूफान और तेज बारिश की वजह से अहमदाबाद में पेड़ों और बिजली के खंभों को भारी नुकसान पहुंचा। अहमदाबाद में पेड़ गिरने से कई लोग घायल हुए। ऐसी ही एक तस्वीर अहमदाबाद के सरकारी अस्पताल से सामने आई, जहां पर तूफान के चलते पेड़ की डाल टूटने से एक महिला को चोट लग गई। गनीमत ये थी कि महिला अस्पताल के करीब थी और महिला को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। गुजरात में तौकते नाम का चक्रवात गुजर चुका है। इस समय मौसम साफ है, शांति है, लेकिन तूफान के गुजर जाने के बाद जो तबाही के मंजर हैं वो अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। अहमदाबाद शहर की अगर मैं बात करूं तो हज़ारों की संख्या में पेड़ जो है वो धाराशायी हो गए हैं। कई मकान ढह गए हैं, कई होर्डिंग्स टूट गए हैं, बिजली के खंभे टूट गए हैं, दीवारें ढह गई हैं। इस तरह के कई मामले जो हैं वो सामने आए हैं। पूरे गुजरात की अगर मैं बात करूं तो पूरे गुजरात में ही इसी तरह के तबाही के मंजर जो है वो देखने को मिले। 277 तहसीलों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई है और इन तेज़ हवाओं और तूफान ने बहुत ज़्यादा विनाश किया है। कई मकान ढह गए हैं। लोगों के मरने की अगर मैं बात करूं, चाहे वो दीवार ढहने से हो, बिजली गिरने से हो, इस तरह से मरने वालों की संख्या जो है वो 45 के आसपास पहुंच गई है। किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। उनके खेत, उनकी फसलें, तमाम चीज़ों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। गुजरात के नाडियाद में भी तौकते चक्रवात का खासा असर देखने को मिला। नाडियाद में तेज बारिश और तूफानी हवाओं ने बिजली के खंभों और पेड़ों को जमीन से उखाड़ दिया। कई इलाकों में तूफान और बारिश की वजह से बिजली संकट पैदा हो गया। हालात ऐसे हुए कि तेज बारिश में इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़कर कर्मचारियों को सप्लाई दुरुस्त करते देखा गया।
नाडियाद में कई अंडरपास में पानी जमने से गाड़ियां भी फंसी नजर आईं। अच्छी बात यह रही कि गाड़ी में बैठे लोग वक्त रहते निकल चुके थे। बाद में स्थानीय लोगों ने रस्सियों के सहारे पानी में फंसी गाड़ियों को निकाला। गुजरात में तौकते की तबाही का जायजा लेने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे। पीएम मोदी ने सीएम विजय रूपाणी के साथ गुजरात के तूफान प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया। हवाई दौरे के दौरान पीएम को गुजरात में हुई तबाही और बर्बादी की पूरी रिपोर्ट भी दी गई। जानकारी के मुताबिक तौकते चक्रवात की वजह से गुजरात को करीब 3000 करोड़ का नुकसान हुआ है। 28,000 से ज्यादा कच्चे मकानों को नुकसान होने की खबर है। पूरे राज्य में करीब 68,000 से ज्यादा पेड़ धराशायी हुए और चक्रवात की वजह से गुजरात में 45 लोगों ने अपनी जान गंवाई। महाराष्ट्र में तौकते की तबाही। महाराष्ट्र से तौकते तो गुजर गया, लेकिन अपने पीछे तबाही और बर्बादी के कई दाग छोड़ गया। समंदर में अलग अलग ऑयल बार्ज और रिग में फंसे लोगों को निकालने का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पिछले 48 घंटे से भारतीय नौसेना लगातार समंदर में बॉम्बे हाई के पास फंसे जहाज में से ऑयल फील्ड के कर्मचारियों को रेस्क्यू करने का काम कर रही है। इस कड़ी में बुधवार को आईएनएस कोच्चि मुंबई के नेवल डॉकयार्ड पहुंची, जहां करीब 125 लोगों को सुरक्षित निकाल कर लाया गया। समंदर में चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू ऑपरेशन करके आईएनएस कोच्चि मुंबई पहुंच चुका है और तमाम जो रेस्क्यू किए गए लोग हैं उनको लेकर यहां पर नेवी पहुंची है। आप ये देखिए, यहां पर तमाम वो लोग हैं जो कि फंसे हुए थे ऑयल फील्ड में। काम करने वाले ये कर्मचारी हैं जिनको रेस्क्यू करके नेवी करीब 48 घंटे बाद उन्हें बचाकर यहाँ पर लेकर आई है। आपको बताऊं कि जब चक्रवाती तूफान आया था उस वक्त इनका जो जहाज है वो समंदर में फंस गया था बॉम्बे हाई के पास, और उसके बाद एसओएस कॉल मिला तब नेवी वहां पहुंची। बताया जा रहा है कि करीब 184 लोगों को फिलहाल रेस्क्यू कर लिया गया है और बाकी लोगों को रेस्क्यू करने का काम आईएनएस कोच्चि, आईएनएस कोलकाता, आईएनएस तलवार के अलावा जो नेवी के हेलीकॉप्टर हैं वो लगातार लगे हुए हैं। तो कुल मिलाकर धीरे धीरे रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है और ज़्यादातर लोगों को इस वक्त निकाल लिया गया है, लेकिन करीब 60 से 70 ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी बचाने की कोशिश की जा रही है। और नेवी लगातार समंदर में सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। सोमवार से अब तक कुल मिलाकर 185 लोगों को बचा लिया गया है, जबकि 14 लोगों की मौत हुई है। नेवी के युद्धपोत आईएनएस कोच्चि के अलावा आईएनएस कोलकाता, आईएनएस तलवार और हेलीकॉप्टर सहित कोस्ट गार्ड भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। बिल्कुल, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। अभी की अगर हम बात करें तो आईएनएस कोलकाता, आईएनएस तलवार, आईएनएस तेग, आईएनएस ब्यास, आईएनएस बेतवा और हमारे नेवी के जो हेलीकॉप्टर्स और पीएटा एयरक्राफ्ट ये लगे हुए हैं। और ये मैं भी कहना चाहूँगा कि कोस्ट गार्ड के जहाज, कोस्ट गार्ड के हवाई जहाज और ओएनजीसी के भी मल्टीपल एजेंसीज के जो वेसल्स हैं वो भी लगे हुए हैं इस सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। P305 जो है उसमें कितने लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है और कितनी कैजुअल्टी अभी तक सामने आई है? 185 लोगों को हम रेस्क्यू कर चुके हैं। तो कैजुअल्टी के बारे में थोड़ा कुछ बता दीजिए, कुछ जानकारी आ रही कुछ लोगों की कैजुअल्टी की? तकरीबन 13 से 14 लोग कैजुअल्टीज हम रिकवर कर चुके हैं। तूफान के दौर में समंदर की गोद से जो लोग जिंदा वापस लौट कर आए हैं उन्हें अभी भी बच जाने का यकीन नहीं हो रहा। दर्दनाक मंजर था सर, उस समय का बहुत घटना, बहुत दर्दनाक खंडा था। कितने समय से फंसे थे आप लोगों? सर हम लोग 17 तारीख को फंसे, 16 तारीख से ही फंसे थे। 14 तारीख को हमारा काम बंद हो गया था। 14 तारीख से 17 तारीख हम लोग उधर पड़े थे। 17 तारीख को हमारा रात में 12 बजे से बहुत तगड़ा ये मौसम हमको देखना मिला, खराब हो गया, उसमें हम लोग फंस गए सर। बिल्कुल नहीं लग रहा था बच पाएंगे, कहाँ जाएंगे किधर जाएंगे कुछ भी नहीं लग रहा था सर। हाँ, आखिरी चीज सर ये बताइए कि फिर उसके बाद नेवी ने आपको रेस्क्यू किया तो किस तरीके से रेस्क्यू किया गया और फिर क्या उन लोगों ने किस तरीके से बचाव किया? बहुत अच्छे ढंग से किया वो लोगों ने। 2 दिन सर बहुत कष्ट है इस बीच सर। कितने लोग साथ में थे? हम लोग 14 लोग थे, तो हम 2 लोग एक्सपायर को 12 लोग बचे सर। फिर उसके बाद नेवी आई तो कैसे आप लोगों को रेस्क्यू किया? नेवी वाला तो हम लोग बहुत सहयोग किया, लाइट और 12 पड़ाका को भेजता था कि इस साइड से आना है, इस साइड से मतलब इस साइड से जगह आने के, तो उस साइड से हम लोग आ गए तो बहुत सहयोग किया नेवी वाले ने। तो 2 दिन आप लोग को कोई खाना पीना या ऐसी चीजें क्या मिली कुछ? जी सर, सब कुछ दिया, खाने पीने में कोई कमी नहीं किया। महाराष्ट्र में चक्रवाती तूफान के कारण अब तक 18 लोगों की जान जा चुकी है और हजारों घर तबाह हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान मछुआरों का हुआ है। समंदर की लहरों ने मछुआरों की नावों और जालों को तबाह किया तो तेज आंधी ने घरों को उजाड़ दिया। पिछले 4 दिनों से फिशिंग बंद है और आने वाले 2 से 3 दिन भी मछुआरों को समंदर में जाने से मना किया गया है। ऐसे में रोज कमाने खाने वाले मछुआरों पर भूख का संकट गहरा गया है।
ताउते तूफान ने जो तबाही का मंजर लाया है उससे सबसे ज़्यादा नुकसान महाराष्ट्र में हुआ है। महाराष्ट्र में अब तक 18 लोगों के जान जाने की खबर है। इसके अलावा हजारों घर तबाह हुए हैं, बहुत सारे पेड़ गिरे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो मछुआरों का नुकसान हुआ है। इस वक्त हम बदवार पार्क में, आप देखिए कि यहाँ पर सारी बोट किनारे पर आके लग गई हैं और इस वक्त सारे मछुआरे अपने घर पर हैं। 15 तारीख से ही सभी लोग फिशिंग छोड़कर अपने घर पर आ गए थे क्योंकि उसके पहले अलर्ट आ गया था। आप फिशिंग के लिए जाते हैं? हाँ। तो अभी तो घर बैठे हैं, अब कितने तारीख तक नहीं जाएंगे? अभी कुछ बता नहीं सकते हम लोग क्योंकि क्लाइमेट भी बहुत एकदम ख़राब है, मौसम भी ख़राब है। शायद 5-6 दिन तो ऐसा लगेगा कि फिशिंग के हम लोग नहीं जा सकते। कितना बड़ा नुकसान देख रहे हैं? अभी हम लोग को कम से कम अभी महीने का कम से कम उन लोग को 40-50 हज़ार रुपये ऐसा ही जाता है, खाने का अलग से। और हम लोग को कम से कम अभी महीने का 1 लाख रुपए खर्चा हो गए खाली ऐसा ही। आज 6 दिन हो गए हम लोग घर पे बैठ के। तौकते तूफान देश में कमजोर पड़ चुका है, लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट देश के कई राज्यों में दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली, हरियाणा, यूपी के कई जिलों और राजस्थान के कई इलाकों में आने वाले 48 घंटों में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही चंडीगढ़ समेत पंजाब के कई इलाकों में भी 2 से 3 दिन में मौसम में भारी बदलाव के आसार हैं। दिल्ली समेत आसपास के कई इलाकों में पिछले कई घंटों से रुक रुक कर बारिश हो रही है और मई का मौसम सुहाना हो गया है। दिल्ली एनसीआर का सवाल है, कल तक ये मौसम कुछ इसी तरह से बना रहेगा। दिल्ली में बारिश की हालांकि जो मात्रा वो भले कम होगी, लेकिन एनसीआर में और वेस्टर्न यूपी में इसका खासा असर देखने को मिलेगा। जहां तक टेम्परेचर का सवाल है, टेम्परेचर 7 से 8 डिग्री के करीब नीचे चला गया है और कुछ दिनों तक कुछ इसी तरह से मौसम रहेगा। तो कुल मिलाकर कोरोना के बीच में मानसून से पहले की थोड़ी सी बारिश लोगों को राहत लेकर जरूर आएगी। हालांकि कामकाजी होने की वजह से और लॉकडाउन होने की वजह से उसका उतना असर आपको नहीं दिख रहा, लेकिन मौसम सुहाना हो चुका है। साल 2021 का पहला तूफान तौकते अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ है और इससे पहले ही मौसम विभाग ने मई के आखिर में एक और चक्रवात का अल्टीमेटम दे दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में एक नया साइक्लोन बन रहा है जिसका इम्पैक्ट 25 से 26 मई तक बनेगा। यश नाम के इस साइक्लोन का असर ओडिशा और वेस्ट बंगाल में पड़ने की संभावना जाहिर की गई है। अभी लेटेस्ट जो आया है अपडेट कि बे ऑफ बंगाल में एक हमारा साइक्लोनिक स्टॉर्म फॉर्म हो रहा है 22-23 को। हम 21 से उसको लो प्रेशर दे रहे हैं और हम ये बोल रहे हैं ऑफिशियल बुलेटिन में कि 26 से 27 तक जो है उत्तर उड़ीसा और वेस्ट बंगाल कोस्ट तक आ सकता है। अब क्या आप लोगों ने कोई नाम रखा है? और नाम यश रखे हैं, यश। और कब तक उसका लैंडफॉल होने की? हम लोग लैंडफॉल का कोई नहीं दे रहे हैं, हम लोग कोई ऑफिशियली नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आएगा उड़ीसा वेस्ट बंगाल कोस्ट 26 तक आएगा। बारिश और ठंडी हवाओं ने मैदानी इलाकों में भले ही मौसम खुशनुमा कर दिया हो, लेकिन पहाड़ी इलाकों के लिए ये संकेत शुभ नहीं है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भारी बारिश के साथ लैंड स्लाइड की चेतावनी दी है, जिसने हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों को सावधान कर दिया है। अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह, मुंबई से संकेत पाठक और इंद्रजीत सिंह, दिल्ली से कुंदन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और समंदर में तूफान के बाद अब बात करते हैं सियासी तूफान की, जो पैदा हुई एक टूल किट के सामने आने के बाद। 2 दिनों से कुछ पन्ने सोशल मीडिया पर तूफानी हवा के साथ उड़ रहे हैं, जिसे टूल किट कहा जा रहा है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ने इसे पीएम और केंद्र सरकार के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बनाया है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ये बीजेपी का कोई नया गेम है। अब सवाल ये है कि कौन सही है और कौन गलत। देखिए क्या है टूल किट, टूल किट में आखिर क्या लिखा गया है और इससे सियासी साइक्लोन कैसे आ गया है। ये सब डिजाइन के अंतर्गत हो रहा है। ये डिजाइन यहाँ पे इट इज लेड डाउन, द डिजाइन इज लेड डाउन ओवर हियर इन द टूल किट। कैसे झूठ, फरेब और मक्कारी के साथ रास्ता लेते हुए असली मुद्दों से ध्यान फिर से बटाने में कोशिश करते रहे। ये केवल फर्जीवाड़े से हर रोज की डिबेट का एजेंडा सेट कर रहे हैं, इससे ज्यादा ये कुछ नहीं। ये पूरी टूल किट गैंग, यहाँ आप टूल किट गैंग को भी देख सकते हैं। ये वही गैंग है जिन्होंने देश को अपमानित करना। बीजेपी ने टूल किट जारी किया, लेकिन वो थी कांग्रेस के लेटर हेड पर। बीजेपी ने कांग्रेस पर कई आरोप लगाए। कांग्रेस ने कहा ये तो उनकी है ही नहीं।
टूल किट पर कई आपत्तिजनक शब्द लिखे, लेकिन ये जिसके लेटर हेड पर है वो ही इससे इनकार कर रहे हैं। टूल किट पर 2 दिन से बवाल मचा है, लेकिन बवाल से ज्यादा कई सवाल उठ रहे हैं। टूल किट में है क्या? टूल किट तैयार किसने की है? टूल किट के पीछे मंशा क्या है? टूल किट पर बीजेपी का दावा सही है या फिर कांग्रेस का? एक टूल किट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच घमासान मचा है। बीजेपी के नेता कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं तो कांग्रेस इसे बीजेपी की साजिश बता रही है। पीएम केयर्स को बदनाम करना है। सेंट्रल विस्ता को लेकर यहां बताया गया है, सेंट्रल विस्ता को लेकर उसको एक वैनिटी प्रोजेक्ट कहना है। और मैं एक डिबेटर हूं, मैं हर दिन डिबेट में जाता हूं पार्टी की तरफ से, और हर प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी का यही कह रहा होता है, ये तो मोदी का घर है, ये तो मोदी का महल। और यही डिजाइन में लिखा हुआ है कि उसको मोदी का महल और मोदी का पैलेस और मोदी का घर बताइए। कुंभ और ईद में जिस प्रकार की कंपैरिजन करके धर्म को अपमानित और बदनाम करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने किया है। मैं इसमें कोई हिंदू मुस्लिम राजनीति नहीं करूंगा, क्योंकि आज हिंदू मुस्लिम सभी सफर कर रहे हैं और सबका साथ, सबके विकास और विश्वास के साथ ही देश आगे बढ़ सकता है। मगर कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार की राजनीति, आप कुंभ को बदनाम करिए और ईद के विषय में कुछ मत कहिए, इस प्रकार की सोच हो सकती है किसी की? पूरे विश्व को आज आपका असली चेहरा दिख रहा है, और जितना आप इसको ढकने की कोशिश करते हैं उतना उजागर हो जाता है आपका असली चेहरा। और कोई बहुत खूबसूरत चेहरा नहीं दिख रहा है इस सरकार का, माफ कीजिएगा, इस सरकार का एक बहुत ही हल्का चेहरा सामने आ रहा, असली चेहरा सामने आ रहा। आपको लगता है इन चीजों से हम डर जाएंगे? ये नकली कागज बना बना के जो आप झूठ फैलाएंगे उससे देश घबरा जाएगा, देश का मीडिया डर जाएगा, देश का विपक्ष चुप होकर घर बैठ जाएगा। माफ कीजिएगा, आप हमें जानते नहीं हैं। न इस देश के मीडिया को आप पहचान पाए हैं, न इस देश के विपक्ष को आप पहचान पाए हैं, न इस देश के एक एक नागरिक को आप समझ पाए हैं। अगर समझ लिया होता तो आज इस तरह की ओछी हरकतें नहीं करते आप लोग, जैसे आज आपने की है। अब सवाल उठ रहा है कि जिस कागज के टुकड़े पर ये रार छिड़ी है उसमें आखिर लिखा क्या है? इस टूल किट में कई शब्दों के लिए अलग अलग टर्मिनोलॉजी दी गई है। कोरोना के नए स्ट्रेन के लिए इंडिया स्ट्रेन या मोदी स्ट्रेन शब्द इस्तेमाल किया गया है। कुंभ मेला के लिए सुपर स्प्रेडर कुंभ, सेंट्रल विस्टा परियोजना के लिए मोदी का निजी घर, अमित शाह को कहा गया है गायब अमित शाह, एस जयशंकर के नाम के आगे क्वारंटीन लगाया गया है, राजनाथ सिंह के नाम के आगे दरकिनार लिखा गया है, निर्मला सीतारमण को इनसेंसिटिव यानी असंवेदनशील निर्मला सीतारमण लिखा गया है। टूल किट में सिर्फ लोगों के नाम के साथ टर्म ही नहीं जोड़ा गया, बल्कि कई मुद्दों को उठाने और उछालने का तरीका भी पेश किया गया है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज को चोट पहुंचाने के लिए स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है। लिखा है बीजेपी समर्थक के तौर पर सरकार से तीखे सवाल पूछना, इंटरनेशनल मीडिया कवरेज से पीएम की नाकामी को दिखाना, लाशों, शमशान घाटों की फोटो को इंटरनेशनल मीडिया को उपलब्ध करवाना। इस टूल किट में कई ऐसे बिंदु हैं जो आपत्तिजनक तो है, लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि क्या इसे सच में कांग्रेस ने जारी किया है? एक तरफ बीजेपी इसे सीधे तौर पर कांग्रेस की साजिश बता रही है। ये कथित टूल किट एआईसीसी रिसर्च डिपार्टमेंट के लेटर हेड पर है, लेकिन कांग्रेस ये दावा कर रही है कि ये टूल किट फेक है और बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। राहुल गांधी, आप रोज सुबह जो ट्वीट करते हैं, वी हैव विथ अस टुडे द सोर्स ऑफ द ट्वीट्स, वी हैव विथ अस द सोर्स। जो नकारात्मक राजनीति आप फैलाते हैं वेंटिलेटर को लेकर, वैक्सीन को लेकर, मैनेजमेंट को लेकर, आज वो सोर्स हमारे पास है। बहुत दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि दिस वल्चर पॉलिटिक्स ऑफ कांग्रेस की, जो गिद्धों की राजनीति है कांग्रेस की, आज वो संपूर्ण रूप से उजागर हो गया है। वी वांट आंसर्स फ्रॉम बोथ सोनिया गांधी एंड राहुल गांधी। हमें सोनिया जी से और राहुल जी से उत्तर चाहिए। ये केवल फर्जीवाड़े से हर रोज की डिबेट का एजेंडा सेट कर रहे हैं, इससे ज्यादा ये कुछ नहीं। और लगता है दिल्ली पुलिस भी अब, क्योंकि इनके दबाव में तो रहती ही है, लगता है दिल्ली पुलिस भी इनके नीचे दबकर इनके खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेज कर रही है। परंतु चिंता मत करिए, जरूरत पड़ी तो हम प्राइवेट कंप्लेंट करेंगे, मजिस्ट्रेट से इनको समन करवाएंगे और हर प्रांत के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी दरख्वास्त देंगे। पर आज सवाल आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठकर ये फर्जीवाड़ा करेंगे, इनको सजा मिलेगी, परंतु कोरोना का इलाज कब करेंगे, सवाल ही उठाएंगे। कांग्रेस ने इसे फर्जी बताते हुए कल दिल्ली पुलिस को लेटर लिखकर बीजेपी के 4 नेताओं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, बीजेपी सेक्रेटरी बीएल संतोष के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।
अब इस पर संबित पात्रा ने पलटवार किया है। संबित पात्रा ने ट्वीट कर दावा किया है कि सौम्या वर्मा नाम की एक लड़की ने इस टूल किट को बनाया है। संबित पात्रा ने इसके साथ साथ राहुल गांधी के साथ सौम्या वर्मा की कुछ तस्वीरें भी शेयर की है कि किस प्रकार से सेंट्रल विस्ता वैनिटी प्रोजेक्ट मोदी जी के उसको मोदी जी का घर, मोदी जी का पैलेस, मोदी जी का महल बताना है, ये कल हमने खुलासा किया था और आज उसकी ऑथर का नाम सौम्या वर्मा के रूप में सामने आ रहा है। सौम्या वर्मा जो है वो ऑफिस ऑफ प्रोफेसर MV राजीव गौड़ा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनसे वो कनेक्टेड है। अर्थात जो AICC रिसर्च विंग है जिसको कि हेड प्रोफेसर गौड़ा करते हैं, उनके रिसर्च विंग के साथ वो कनेक्टेड है। आप यहां देख सकते हैं वर्मा यहां बैठी हुई हैं दो महत्वपूर्ण लोगों के साथ। वैसे अनेक महत्वपूर्ण लोग हैं, उसमें राहुल गांधी भी शामिल हैं। दावे दोनों के अलग अलग हैं। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार की छवि को धूमिल करने के लिए इस टूल किट को बनाया है। वहीं कांग्रेस का दावा है कि ये टूल किट फर्जी है। अपने दावों को साबित करने के लिए दोनों सबूत भी पेश कर रहे हैं, लेकिन कौन सही है और कौन गलत, इसका फैसला फिलहाल नहीं हो पाया। एक टूल किट को लेकर तो बवाल चल रहा है, लेकिन अगर देश में कोई टूल किट चाहिए तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई की टूल किट। विपक्ष इस लड़ाई में सरकार का सहयोग कैसे कर सकता है, इसकी टूल किट, ना कि राजनीति चमकाने वाली कोई टूल किट। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और देखिए, देश में कोरोना ऐसे घर कर गया है कि शहरों के बाद अब कोरोना गांव में भी घुस गया है। हो ही नहीं समझ पा रहा है कि आखिर कोरोना इतनी तेजी से कैसे पैर पसार रहा है। न्यूज़ 24 ने इस पर इन्वेस्टिगेशन की है तो गांव तक कोरोना के पहुंचने का एक रूट पता चला। देखिए न्यूज़ 24 की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन हाईजैक। ये बस बड़े शहर से गांव की ओर जा रही है। स्लीपर का तो उसमें मैं 4 भेजूंगा। आप 1 जाओ 4 जाओ 5000 रुपया स्लीपर का। ये बस सिर्फ गांव ही नहीं जा रही, बल्कि ठूस ठूस कर सवारियों को ले जा रही है। क्या डर नहीं लग रहा तुम्हें? सवारी को लग ही नहीं रहा था, हम लोग क्या है। इन्हें ना कोरोना का डर है, ना इंसान की जान की फिक्र। गाड़ी ली है गाजियाबाद बॉर्डर पर, और भी 10-10 हजार रुपया पुलिस वालों को देते थे गाड़ी खड़ा करके भागो। इनकी स्कीम तो यही समझ आती है, 10,000 रुपए की घूस के साथ ये गांव में कोरोना की एंट्री करवा रहे हैं। आखिर कैसे ये गोरख धंधा चल रहा है? कैसे सरेआम ये बस वाले इंसानों को भूसे की तरह भरकर गांव की ओर चले जा रहे हैं और इन्हें कोई रोक टोक नहीं रहा। बस मालिक और कंडक्टर बस की टायर से कैसे खुलेआम कानून को कुचल रहे हैं। कैसे कोरोना काल में मौत को दावत दी जा रही है। पैसे के लिए आम लोगों की जिंदगी को खतरे में डाला जा रहा है। इसीलिए न्यूज़ 24 ने इस गोरख धंधे और उनके धंधेबाजों का पर्दाफाश किया। हमने दिल्ली NCR के 4 जगहों पर ऑपरेशन हाईजैक को अंजाम दिया। हमारे खुफिया कैमरे में 4 जगहों से 8 गुनहगार कैद हुए हैं। हमें यह जानना था कि जिन प्राइवेट बसों को सवारी भरने का अधिकार नहीं है, वो कोरोना काल में कैसे चल रही हैं, और अगर चल भी रही हैं, तो उनमें कोरोना गाइडलाइंस को कितना फॉलो किया जा रहा है। उससे भी बड़ा सवाल यह था कि जो लोग इस आफतकाल में इन बसों से जा रहे हैं, उनके साथ उगाही हो रही है या नहीं। इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए हमने दिल्ली NCR के अलग अलग जगहों पर ऑपरेशन हाईजैक को अंजाम दिया। इसकी शुरुआत हुई गाजियाबाद के गाजीपुर बॉर्डर से। गाजीपुर बॉर्डर पार्किंग इलाके में EDM मॉल के पीछे बिहार जाने वाली प्राइवेट बसें मिलती हैं। यह इलाका आनंद विहार बस अड्डे के काफी करीब है। यहाँ हमारी मुलाकात सोनू नाम के एक एजेंट से हुई। भैया कितनी देर में आ रहे हैं? आ रहे हैं, ये उधर जा, उधर दरभंगा बेरिया बस स्टैंड। और फिर मुजफ्फरपुर से आप खुद जाओ वहाँ से आगे भाई साहब। कितना है मुजफ्फरपुर का? कितना ले रहे हो? बेरिया बस स्टैंड 1500। सुना आपने, एक सवारी का किराया लगेगा 1500 रुपए। ये तो शुरुआत भर थी। आगे इस एजेंट ने जो कुछ कहा वो बहुत ही डरावना है। कौन सा सीट का? स्लीपर का? स्लीपर में 4 लोग बैठ के जाएंगे। अरे यार, ये कोरोना है, उसमें 4-4 लोग बिठाओगे।
यही चल ही रहा भैया। उधर दो भी था, दो मैक्सिमम जैसे बैठते थे ना, पहले दो ही बैठते थे ना। उसका किराया 6,000 रुपये 2 जने का। अबे यार कितना, 1500 रुपये पहले उसका था ना। ये सब कोरोना काल में हो रहा है। वक्त कहता है, हालात कहते हैं, कोरोना प्रोटोकॉल कहता है कि बसें आधी क्षमता के साथ चले। जहां पहले 2 सवारियां बैठती थी, अब वहां एक बैठे, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ। लेकिन इन बसों में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बस मालिक ये खेल खुलेआम खेल रहे हैं। कायदे कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और पुलिस आरटीओ सो रही है। इन्हें कोई रोकने वाला नहीं है, कोई पकड़ने वाला नहीं है, कोई सबक सिखाने वाला नहीं है। इसीलिए ये गोरख धंधा लगातार बेरोक टोक जारी है। गाजीपुर बॉर्डर पार्किंग इलाके में हमारा ऑपरेशन हाईजैक जारी था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारे खुफिया कैमरे में एक और चेहरा कैद हुआ। नाम नेताजी, काम बस मैनेजर। इन्होंने भी बसों में सवारी भरने की उसी मॉडस का खुलासा किया जो सोनू नाम के एजेंट ने बताया था। कितना लोग हैं ये बताओ? 2 सीट चाहिए। कहाँ के लिए हैं? दरभंगा। स्लीपर है, स्लीपर भी मिल जाएगी। स्लीपर में कितने का? स्लीपर में 4 जाओगे? 2 हम 2 हैं ना, 2 जाएंगे। मैम 2 और जाएंगे। हाँ 4 जाओगे। हाँ 1500 रुपये लगे। लेकिन 4 तो फिर बहुत मतलब नजदीक सीट है। कहाँ से 400 पाएंगे? 5,000 दे दो, 200 के जाओ। हमारा 6,000 रुपये का बन रहा है। ये वो बसें हैं जो बुकिंग पर ही जा सकती हैं। मतलब एक जगह से टूरिस्ट को उठाएंगी, दूसरी जगह पहुंचाएंगी। इन्हें सिर्फ एंड टू एंड ट्रैवल अलाउड है। लेकिन बस मालिक कानून नहीं मानते, इसीलिए सवारियां भर कर लेकर जा रहे हैं, बिहार पहुंचा रहे हैं, कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ रहे हैं, लोगों से मोटी रकम ऐंठ रहे हैं। सुन लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, प्राइवेट बस मालिक और उनके कर्मचारी कुछ इस तरह से कायदे कानून को चुनौती दे रहे हैं, आरटीओ को चैलेंज कर रहे हैं, पर शायद अधिकारियों को ये सब दिख नहीं रहा। गाजीपुर बॉर्डर पार्किंग एरिया में ही हमारे अंडरकवर रिपोर्टर्स को एक और शख्स मिला। नाम था अनिल दुबे, काम बस मैनेजर। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर्स इधर उधर घूम रहे थे, बस ढूंढ रहे थे, पूछताछ कर रहे थे। दुबे जी को सवारी दिख गई, इसलिए उन्होंने खुद ही आगे बढ़कर पूछताछ शुरू कर दी। कहाँ जाना है? दरभंगा। मुजफ्फरपुर तक बस जाएगी, सीट मिल जाएगी, लेकिन किराया कितना लगेगा ये भी जान लीजिए। किराया तो बहुत कुछ मांग रहे हैं। ये तो किराया ज्यादा मांग रहा है। कितना? 6,000 का स्लीपर। 4 आदमी? हाँ 2 आदमी का 6,000 का। 2 आदमी का पूरा स्लीपर मांगे हैं ना? हाँ पूरी 2x2 का स्लीपर मांगे हैं। हाँ जो तो बिल्कुल एकदम 1 रुपया जायज नाजायज नहीं मांगे हैं। इसके बाद मैनेजर ने ऐलान किया कि सिर्फ सीट पर ही नहीं, जो बस की गैलरी होती है वहाँ भी सवारी बिठाई जाएगी, स्टूल लगाकर। हाँ गैलरी जो होगा उसको स्टूल नहीं देंगे। अच्छा स्टूल देकर भी बिठा। जो 1200 रुपया दे के गैलरी में जा रहा है, कोरोना काल में इतना बिठाएंगे यार, क्या सेफ्टी होगा? अभी गाड़ी लगी है नोएडा सेक्टर 33, गाड़ी लगी है अपना यूपी गेट, गाड़ी लगी है कौशाम्बी, गाड़ी लगी है गाजियाबाद बॉर्डर पर। और भी 10-10 हज़ार रुपया पुलिस वालों को दे देकर गाड़ी खड़ा करके भरना। सुन लीजिए बहुत ध्यान से, जिस बस के पास नेशनल परमिट है, जिन्हें इस तरह सवारी लेकर जाने की इजाजत ही नहीं है, वो लेकर जा रहे हैं, कानून को कुचल रहे हैं, कोरोना के नियमों का मखौल उड़ा रहे हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि खाकी को पैसे खिला रहे हैं। ये हम नहीं, मैनेजर साहब कह रहे हैं। 10,000 की कट्टी फेंकते हैं और सब काम हो जाता है। ऑपरेशन हाईजैक के अगले किरदार से मिलिए। नाम है विवेक कुमार, दिल्ली से दरभंगा तक चलने वाली बस के कंडक्टर हैं। सवारी बनकर पहुंचे न्यूज 24 के अंडरकवर रिपोर्टर्स ने बिना वक्त जाया किए खुफिया कैमरा ऑन कर दिया और सवालों का सिलसिला शुरू हो गया। तो क्या टिकट है इसका?
इसका तो अभी टिकट है सीट का 1800 रुपया, महंगा है अभी लॉकडाउन में। अच्छा, ऊपर वो उसका क्या स्लीपर कितने? स्लीपर का तो उसमें मैं 4 भेजूंगा। हाँ, आप 1 जाओ 4 जाओ 5000 रुपया स्लीपर का, 5 से 6000 रुपया। जिस सीट पर ये कंडक्टर 4 लोगों को बिठाने का दावा कर रहा है, अब जरा उस सीट को देख लीजिए। आमतौर पर स्लीपर बस में एक स्लीपर पर एक शख्स की जगह होती है। इस वक्त कोरोना का कहर चल रहा है, उसके बावजूद इस पर 2 लोगों को बिठाया जा रहा है। 2 स्लीपर सीट्स पर 4 लोगों को बिठाकर सफर करवाया जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर यह बस नियम कानून को अपनी टायर से कुचलती हुई दिल्ली से दरभंगा तक 1100 किलोमीटर का सफर कैसे तय कर रही है। पुलिस ने पकड़ लिया, फिर पुलिस का घूस दे रहे हैं ना। मैंने कहा यहाँ वाली पुलिस को देते हो या बाहर वाली पुलिस को? बीट वाले को। हाँ, बीट वाले के मजे। कौन सा नजफगढ़ थाना लगता है क्या? 5000 देते हैं गाड़ी छोड़ने का। 5000 रुपये गाड़ी छोड़ने का। इस इन्वेस्टिगेशन में कई बातें सामने आ रही हैं। पहला, बसें 50% सीटिंग कैपेसिटी तो छोड़िए, ओवरलोड होकर चल रही हैं। किराया पहले से कई गुना ज्यादा लिया जा रहा है और कंडक्टर के दावों के मुताबिक इस चीज को रोकने के बजाय पुलिस घूस लेकर बढ़ावा दे रही है। न्यूज 24 की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम दिल्ली के मोरी गेट इलाके में बसों में चल रही धांधली का खुलासा करने पहुंची। यहाँ एक बस लगी थी, बस के सामने दुकान में कुछ लोग बैठे थे। इन्हीं में से एक चचा मिले, वो बस के मैनेजर थे। हमने सबसे पहले बस के टिकट की इंक्वायरी की। टिकट के दाम के साथ साथ सीट के साइज पर भी ध्यान दीजिए। कितना लेते हैं स्लीपर का? हाँ, गाड़ी आना चाहिए। स्लीपर में कितने, एक में कितने रहते हैं? एक में 4 बैठाते हैं, 5 ही बैठाते हैं। ओ भाई गोर, कहाँ से जगह, कहाँ से 4-5 बैठेगा तो बताओ। इंतजाम तो देखिए चचा का, एक सीट पर 4-4, एक सीट पर 5-5। ऐसा लग रहा है जैसे बस में सवारी नहीं, बारात लेकर जा रहे हो। लगता है ये भूल गए हैं कि कोरोना काल चल रहा है, संक्रमण का डर है, या फिर इन्हें फिक्र ही नहीं है लोगों के जान की। इन्हें तो बस माल की चिंता है जो लोगों से वसूलनी है। मोहम्मद यूसुफ के साथ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।